रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। अब ये जो टॉपिक है ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ हार्ट का टॉपिक है। क्योंकि ये अब मैं इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास रिलेशन होता है चैप्टर नंबर 2 ऑफ हार्ट के एक टॉपिक के साथ, जो मैंने रिमेनिंग कर दिया था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वाला। ठीक है, उसका इसके साथ लिंक है, तो इसी वजह से मैंने बोला कि दोनों चैप्टर का इस टॉपिक को मिला के एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हार्ट पंपिंग को हम किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। हार्ट पंपिंग को हम 2 तरीक़ों से रेगुलेट कर सकते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म और एक होता है ऑटोनोमस या नर्वस कंट्रोल मैकेनिज़्म। इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि जो हमारे पास हार्ट के मसल्स रहते हैं वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं ज़्यादा ब्लड के आने के ऊपर, कि अगर हमारे पास एट्रियम के अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो फिर हमारे पास जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से एडॉप्ट करेंगे कि वो उस ज़्यादा ब्लड को ज़्यादा फोर्सफुली पंप आउट करवा सकें। ज़्यादा ब्लड को ज़्यादा फोर्सफुली पंप आउट करवाने वाले मैकेनिज़्म को कहते हैं इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा है, ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड आने से हमारे पास जो वेंट्रिकल के मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। हमारे पास स्ट्रेच होंगे तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमारे पास क्या चीज़ एक्चुअली स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच हमारे पास क्या हो रहा है, एक मसल फाइबर का सार्कोमेर है ना, वो स्ट्रेच हो रहा है। अब जितना हमारे पास सार्कोमेर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्ट्रेच होगा, यानी कि अगर हम एक सार्कोमेर देखें जिसमें हमारे पास क्या होता है 2 एक्टिन और 1 मायोसिन, अब 2 एक्टिन के दरमियान में जितना हमारे पास स्पेस बढ़ेगा, ठीक है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास ज़्यादा दूर से ज़्यादा करीब आएंगे, और जितनी हमारे पास ओवरलैपिंग होती है हमें पता है उतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा टाइम तक हमारे पास जो बल्बस होता है मायोसिन का उसका कांटेक्ट एक्टिन के साथ रहता है, और जितनी देर तक कांटेक्ट रहेगा तो हमारे पास पता है कि इतनी ज़्यादा फोर्स हमारे पास जनरेट होगी। तो इस तरीके से हमें पता पड़ा कि अगर हमारे पास ब्लड आ रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा, तो हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी तो उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सार्कोमेर ज़्यादा स्ट्रेच होगा, तो जब सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स जनरेट होगी, और फिर हमारे पास ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप आउट या ज़्यादा मोर फोर्सफुली हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को पंप आउट करेगा। इस मैकेनिज़्म को हम दोबारा सुनते हैं। क्या हुआ कि अगर हमारे पास ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास मसल के जो फाइबर्स हैं उनका माइक्रोस्कोपिक लेवल देखें तो हमारे पास सार्कोमेर ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो एक सार्कोमेर के अंदर 2 एक्टिन 1 मायोसिन, ठीक है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास 2 ए बैंड जो हैं और 2 आई बैंड जो हैं वो ज़्यादा दूर चले जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच हो जाते हैं। अब जब वो 2 आई बैंड हमारे पास करीब आएंगे, वो ए बैंड के ऊपर वो एच जोन को ओवरलैप करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 एक्टिन करीब आ रहे होंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा मतलब करीब आएंगे, ज़्यादा दूर से ज़्यादा करीब आ रहे होंगे, और जो कॉन्टैक्ट का टाइम है मायोसिन के जो न्यूक्लियस बल्बस निकल रहा होता है उसका जो कॉन्टैक्ट होता है एक्टिन के साथ वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। क्योंकि हमारे पास सपोज़ करो कि एक जो हमारे पास 2 एक्टिन के दरमियान में डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर हमारे पास जल्दी से डिस्टेंस कवर हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, और इस 1 सेकंड से डिस्टेंस कवर हुआ तो हमारे पास फोर्स सपोज कर लो जनरेट हो गई 1 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास है ना 2 एक्टिन के दरमियान में डिस्टेंस हो जाता है 5 सेंटीमीटर, और इस 5 सेंटीमीटर को है ना मतलब करीब आने में टाइम लगेगा सपोज़ कर लो 3 सेकंड, तो अब 3 सेकंड में हमारे पास जो है वो 3 सेकंड ज़्यादा टाइम हो गया। अब 3 सेकंड तक हमारे पास बल्बस जो हैं वो उसके साथ एक्टिन के साथ अटैच रहेंगे और हमारे पास ज़्यादा फोर्स जनरेट कराएंगे। तो अब हमें क्या चीज़ समझ में आई कि जितनी हमारे पास ये सार्कोमेर स्ट्रेच हो रहा है तो उतना हमारे पास कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ बल्बस एंड एक्टिन वो हमारे पास बढ़ जाता है, और अगर कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ रहा है तो इट मीन्स फोर्स ज़्यादा जनरेट होगी। तो हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सफुली हमारे पास ब्लड को जो है वो पंप करेगा। अब अगर इस थ्योरी को हम हमारे बिलावल भुट्टो साहब की ज़बान में समझने की करें तो उसको सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जब ब्लड आता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करता है, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा ब्लड आता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा फोर्सफुली पंप करता है। बस ये चीज़ जो है वो आप लोग को समझने की है, और इस एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज़्म, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक ना कंट्रोल और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, या ऑटोनोमस कंट्रोल। अब यही चीज़ याद रख लेना कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे पास हार्ट का इनहिबिटरी है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, हार्ट के लिए इनहिबिटरी है। वापस सुन लो, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, हार्ट के लिए इनहिबिटरी है। लेकिन जब हम इस पैरासिम्पैथेटिक को ब्रोंक्यूल्स वगैरह के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास वो है एक्टिवेटर है, ठीक है। दोबारा इस चीज़ को समझो
कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे पास हार्ट के लिए क्या है, इनहिबिटरी है, और लंग्स के लिए एक्साइटेटरी है। लंग्स के लिए या जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स वगैरह जो हैं उनके लिए क्या है, ये हमारे पास एक्साइटेटरी है पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट के लिए क्या है, इनहिबिटरी है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। मैंने इसको 3-4 दफ़ा इसी वजह से रिपीट कर दी क्योंकि अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अब हार्ट में ये क्या करेगा कि हार्ट में ये इनहिबिटरी है। इनहिबिशन कैसे होगी? ठीक है, अब इनहिबिशन से क्या मुराद यहाँ पे, अब इसको हम समझते हैं। इनहिबिशन से ये मुराद है कि हमारे पास जो कंडक्शन है, ठीक है, हमारे पास अगर ऐसे नोड से मैसेज जो है वो AV नोड तक ना आ जाए। ठीक है, इनहिबिशन ऐसे ही होगी कि हमारे पास है ना एक्साइटेशन ना फॉलो हो। एक्साइटेशन का जो हमारे पास अपोजिट होता है वो क्या होता है, इनहिबिशन। अब इनहिबिशन कैसे होगी कि हमारे पास ऐसे नोड से AV नोड तक ट्रांसमिशन ना आए। अब अगर ऐसे नोड से AV नोड तक नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है ऐसे नोड से एट्रियल मसल फाइबर तक भी कॉन्ट्रैक्शन वो इम्पल्स नहीं जाएगी, और फिर हमारे पास अगर AV नोड तक नहीं आ रही तो AV नोड से परकंजी फाइबर और फिर वेंट्रिकुलर मसल्स तक भी हमारे पास इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, और इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना भूल जाएगा या हार्ट कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऐसा क्या कर रहा है? तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्चुअली क्या करता है कि हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन करा देता है। क्या करा देता है? हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयंस जो हैं वो सेल के अंदर से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एक्यूमुलेट करा देता है। अब इस हाइपर पोलराइजेशन से क्या होता है कि हमारे पास अंदर जो है वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अब इस मसल मेम्ब्रेन को हमें एक्साइट कराने के लिए ज़्यादा थ्रेशोल्ड वाले है ना, हमें क्या कहते हैं, स्टिमुलस देना पड़ता है। ज़्यादा थ्रेशोल्ड वाला क्यों स्टिमुलस देना पड़ता है? अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि सपोज़ करो कि हमारे पास पहले मसल फाइबर, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -80, लेकिन इस है ना पैरासिम्पैथेटिक ने क्या किया कि हाइपर पोलराइज करा दिया। अब ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन चले गया -90, तो अब हमें वो स्टिमुलस देना पड़ेगा कि जो -90 से लेके -70 जो मैंने थ्रेशोल्ड बता दिया था, जो कि ऐसा है नहीं, -60 हमने कंसिडर किया था वेंट्रिकुलर और एट्रियल मसल के लिए, समझने के लिए कि हम -90 से लेके -60 तक हमें है ना इतना स्टिमुलस देना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू ऑब्टेन हो जाए। अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हमें पता है कि जनरेट ही नहीं होता, क्योंकि सोडियम चैनल्स नहीं खुलते। तो अब हमने देखा कि हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या हो गया कि हमें सुप्रा थ्रेशोल्ड देना पड़ रहा है, और हमारे पास हम बार बार सुप्रा थ्रेशोल्ड तो नहीं दे सकते, तो इसलिए क्या होगा कि हमारे पास एक्साइटेशन कम हो जाएगी और इनहिबिशन हो जाएगा। लेकिन जब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक क्या करता है? सिंपैथेटिक हमारे पास एक्साइटेशन करवाता है हार्ट की और इनहिबिशन करवाता है लंग्स की। ये चीज़ याद रखना कि सिंपैथेटिक एक्साइटेशन करवाता है हार्ट की और इनहिबिशन करवाता है किसकी? लंग्स की। ये चीज़ याद रखना, दोबारा याद रखो कि लंग्स की एक्साइटेशन कौन करवाता है हमारे पास, है ना, सॉरी, हार्ट की एक्साइटेशन कौन करवाता है? सिंपैथेटिक सिस्टम, और है ना लंग्स की एक्साइटेशन कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। हार्ट की इनहिबिशन कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक, और लंग्स की इनहिबिशन कौन करवाता है? सिंपैथेटिक। अब सिंपैथेटिक जो है वो एक्साइटेशन कैसे करवा रहा है? वो एक्साइटेशन ऐसे कराता है कि वो हमारे पास जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और मतलब लेस नेगेटिव बनाता है। कैसे लेस नेगेटिव से क्या मुराद? कि वो -80 से -70 ले जाएगा, तो हमें कम थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा कि है ना -70 से लेके -60 तक लाने के लिए बस है ना सिर्फ इतना थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा कि जो -70 से -60 तक ले आए। इतना नहीं देना पड़ेगा कि जो -80 से -60 तक ले आए। तो हमने क्या देखा कि हमारा थ्रेशोल्ड जो है वो कम हो गया, यानी कि हमें जो बाहर से पॉजिटिव आयंस अंदर भेजने पड़ रहे थे वो कम हो गए। तो अब जितना ज़्यादा हमारे पास ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी उतनी हमारे पास ज़्यादा एक्साइटेशन हो जाएगी। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इसने जो है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी फॉर सोडियम आइंस एंड कैल्शियम आइंस वो इंक्रीज़ करा दी, और पोटेशियम की जो आउट फ्लक्स है, ईट फ्लक्स, उसको है ना उसने रुकवा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की थी जो मैंने आप लोग को बता दी कि सिंपैथेटिक जो है वो हमारे पास हार्ट रेट वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे बढ़ाता है कि वो हमारे पास मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करा देता है फॉर सोडियम एंड कैल्शियम आइंस, एंड इट ऑल्सो reduces the threshold for developing depolarization और action potential on muscle fiber। ठीक है, उसके बाद जो 2-3 टॉपिक हैं वो हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ पोटेशियम आइंस एंड कैल्शियम आइंस। अब पोटेशियम आइंस अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा हो जाए, अच्छा ये एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन कब होती है? कि जब हमारे पास सेल के अंदर जो है वो पोटेशियम आइंस बहुत ज़्यादा होते हैं और सेल के बाहर जो होते हैं वो पोटेशियम आइंस कम होते हैं, तो हमारे पास अंदर से बाहर चले जाते हैं ज़्यादा पोटेशियम आइंस।
इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। लेकिन जो ये वाली जो कंडीशन है ना इफेक्ट ऑफ पोटेशियम आइंस के अंदर, कि हमारे पास पहले ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम आइंस हो, इसके अंदर अभी हम क्या कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास पहले ही बहुत सारे है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम आइंस मौजूद हों। नॉर्मली क्या होता है कि सेल के अंदर पोटेशियम आइंस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर सेल के अंदर से पोटेशियम आइंस बाहर जाते हैं ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास सेल के बाहर ऑलरेडी बहुत सारे पोटेशियम आइंस मौजूद हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हमारे पास डीपोलराइजेशन तो हो गई, लेकिन हमारे पास क्या रीपोलराइजेशन हो सकेगी? तो नहीं, रीपोलराइजेशन हमारे पास दोबारा नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमारे पास सेल के अंदर पोटेशियम आइंस कम हैं और बाहर जो है हमारे पास पोटेशियम आइंस पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो सेल के अंदर से पोटेशियम आइंस दोबारा बाहर नहीं जाएंगे फॉर रीपोलराइजेशन। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन रह जाएगी। अब इस परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन से क्या होगा कि मसल्स हमारे पास बार बार कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे और इस कहना परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन या परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास हार्ट जो है वो वीकन हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। और है ना बुक ने लिखा है डायलेटेड। अब डायलेटेड किस सेंस में लिखा है ये तो मेरी भी समझ से बाहर है, लेकिन हमारे पास हार्ट जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कैल्शियम आइंस बहुत ज़्यादा हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास है ना बहुत जल्दी हमारे पास है ना डीपोलराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आइंस अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारे पास स्पाज्मोटिक कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी हार्ट की। हार्ट बहुत ज़्यादा है ना कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट में थोड़ा बहुत पेन भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम आइंस कम भी हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो नुकसान क्या होगा कि हमारे पास थ्रेशोल्ड जो करवाता था वो हमारे पास कैल्शियम आइंस से करवा रहे थे। अब हमारे पास कैल्शियम आइंस अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो हमारे पास थ्रेशोल्ड भी जो है वो हमारे पास आ नहीं सकेगा, यानी कि हम -80 से हम -60 तक करवा ही नहीं सकेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि मसल जो है वो मसल मेम्ब्रेन जो है वो पैरालाइज हो जाएगी और हार्ट फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और साथ साथ में अगर कैल्शियम आइंस बाहर बहुत ज़्यादा कम भी हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हमें पता है कि हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम आइंस की नीड होती थी, तो हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ याद रख लेना कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ पोटेशियम आइंस, अगर हमारे पास बाहर पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोटेशियम आइंस होंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास है ना ये रीपोलराइजेशन नहीं हो सकेगी। और रीपोलराइजेशन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से मसल वीकेंड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रहने की वजह से। और अगर हमारे पास एक्सेसिव कैल्शियम आइंस बहुत ज़्यादा बाहर हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे, जिसकी वजह से स्पैज़म हो जाएगा। और अगर हमारे पास है ना कैल्शियम आइंस कम हो जाए बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, मसल पैरालाइज वीकेंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो रह गया वो रह गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है उतनी ज़्यादा हमारे पास मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे पास बढ़ता है तो उतनी ज़्यादा हमारे पास मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारे पास जो है वो इन्फ्लक्स ऑफ आइंस का, जो कि हमारे पास आइंस जो कि थ्रेशोल्ड वगैरह करवा रहे होते हैं, कैल्शियम आइंस हो गए, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। और फिर पोटेशियम आइंस जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ्लक्स होना शुरू हो जाते हैं, और ट्रांसमिशन जो होती है फ्रॉम वन कार्डिक मसल फाइबर टू अदर कार्डिक मसल फाइबर वो इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक हद में ही अच्छी लगती हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो है वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स थे वो मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 के करवा दिए। अब जो एक मेन टॉपिक है वो है कार्डिक साइकिल, वो मैं नेक्स्ट ऑडियो में बताता हूँ।